बात शुरू हुई थी एयरफोर्स की लड़ाई से जब हमने भारत के त्यारे गिराए थे। ये तुक्का था या कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज थी कि J-10C ने राफेल गिराए? इंडियन कह सकते हैं बिल्कुल कि उनका तुक्का लग गया कि उनके 8 मारे गए। इंडियन एयरफोर्स अनप्रोफेशनल एयरफोर्स है, बहुत कमजोर है, अनाड़ी एयरफोर्स है। पाक फिजाइया जैसी एयरफोर्स को आप इंगेज करें, फिर आप कहें कि ओहो हमसे गलतियां हो गई, इंप्रूव करते हैं और फिर कम बैक करते हैं 10 तारीख को। ये नहीं होता। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की थी पाक फिजाइया ने। J-10C is superior to Rafale या it was the technique that was superior? ये बहुत ही अनथिंकेबल मिशन था, अनथिंकेबल अचीवमेंट भी थी। आज तकरीबन 320 के करीब जहाज दुनिया में राफेल उड़ रहे हैं। हमारे जो J-10 थे सिर्फ 20 उड़ रहे थे। तेजास जहाज वही है जो 40 साल से बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ 40 बन सके हैं। उसके अंदर आपने क्रैश भी देख लिया हो गया। राफेल की गलती क्या थी और J-10 का एज क्या था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक साल मार्का हक को हो रहा है। बात शुरू हुई थी एयरफोर्स की लड़ाई से जब हमने भारत के त्यारे गिराए थे। एयरफोर्स ने उस पर तकरीब भी की है। मैंने एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब को दावत दी है कि वो ज़रा ये जो एक साल मुकम्मल हुआ है इस पे जरा हम जानना चाहते हैं कि एक राय ये है कि हमने तुक्के से राफेल गिरा लिए, हमारे निशाने पे आ गए PL-15 के, तो हमने गिरा लिए। तो ये तुक्का था या कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज थी कि J-10C ने राफेल गिराए? जरा उसको, मेरा मतलब है, लोगों को टेक्निकली समझाने के लिए मैंने खालिद चिश्ती साहब को दावत दिया। अस्सलाम वालेकुम खालिद चिश्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम जी मुजम्मिल साहब, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। चिश्ती साहब वो कहते हैं कि वो उस दिन तुक्का लग गया पाकिस्तान का, हमने अच्छे जी, जहाज गिर। इंडियन कह सकते हैं बिल्कुल। कहना चाहिए उनको कि उनका तुक्का लग गया कि उनके 8 मारे गए। ये भी कह सकते हैं हमारा तुक्का लग गया कि हमने 8 मार दिए। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो एयरफोर्स को अच्छी तरह जानते हैं, वो बिल्कुल क्लियर समझते हैं कि जंगें इस तरह नहीं लड़ी जाती। उस दिन सिर्फ आप किस्मत पर नहीं छोड़ सकते जंग, वो तो हर एक शख्स छोड़ना चाहेगा। लेकिन ये एक्सटेंसिव तैयारी थी कई सालों की, खास तौर पर जब से J-10C इंडक्ट हुआ था पाक फिजाइया में मार्च 2022 में। उस वक्त से लेकर जब ये जंग हुई है, तकरीबन 3.25 साल बाद ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस वक्त तक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की थी पाक फिजाइया ने। मैं, क्योंकि आपको पता है, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, और इंसिडेंटली मैंने कल एक बड़ी लॉन्ग किस्म की 80 मिनट की डॉक्यूमेंट्री अपलोड की है इसी टॉपिक पे। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, जिनको शक है वो देख लें कि कितना तुक्का लगा उसके अंदर। और वो तैयारी 3 साल पहले जब से राफेल आए थे, एक्सटेंसिव उनको स्टडी किया गया था। राफेल को, उनकी कमजोरियों को, J-10 की स्ट्रेंथ्स को, चैलेंजेस को, हवा में उनकी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट कैसे करना है, उनकी ट्रेनिंग थी। और पाक फिजाइया के सरबराह ने ये क्लियर कट इस टीम को हुक्म दिया हुआ था कि कोई और तरह के मिशन सिवाय एयर कॉम्बैट के और एंटी राफेल टैक्टिक्स के कोई और नहीं मिशन करेंगे। यानी बहुत वैरायटी होती है फाइटर पायलट्स की जो मिशन करते हैं, तो वो उनको करने का नहीं कहा गया था। टॉप प्रायोरिटी सिर्फ यही थी। और मैं उसी, जिस चैनल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, भाई मेरे नाम से ही है, तो मैं जब जाता एयरफोर्स बेसिस पर जाता था, पर्टिकुलरली J-10C पायलट्स के साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो डाली भी थी। उसमें पूरा दिन मैंने इनसे मुलाकात की थी, पूरा दिन गुजारा था J-10C और J-17 थंडर पायलट्स के साथ। वहां पर मैंने जब इनका रिजॉल्व देखा, और ये चंद महीने पहले की बात है कॉन्फ्लिक्ट से, तो वो उस वक्त मुझे बताया गया था कि किस लेवल की तैयारी है, किस लेवल की डिटर्मिनेशन है, कितना ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कौन से एरियाज करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि चंद हफ्तों या चंद महीनों के अंदर ही ये तमाम जो सलाहियतें हैं, जिसको कहते हैं ना, दिल बी पुट टू टेस्ट, और ना सिर्फ टेस्ट पर डाली गई, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया कौम की तवक्कुआत से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट आपको बता सकता हूँ मुजम्मिल साहब कि ये बहुत ही अनथिंकेबल मिशन था, अनथिंकेबल अचीवमेंट भी थी। क्योंकि ये इतने ज्यादा जहाज, जबकि तकरीबन 85 के करीब इंडियन एयरफोर्स के थे, 42 के करीब हमारे, 42 हमारे थे, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कोई किसी साइड का भी जहाज तबाह हो सकता है या निशाना बन सकता है। और मैं उस जंग में भी कहता था, जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पिछले पूरे एक साल पहले, और आज भी यही कह रहा हूँ, और मेरा ख्याल है 7 मई को भी मैंने यही कहा था, और आज 7 मई को भी यही कह रहा हूँ कि इन पायलट्स को जितना मैं क्रेडिट जहाजों को तबाह करने का देता हूँ, उतना ही ज्यादा क्रेडिट देता हूँ खुद अपने जहाज बखैरियत से अपने अपने बेसिस पर लैंड करने का। तो आई थिंक दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। नहीं, J-10C is superior to Rafale या it was the technique that was superior? 6 मई या 5 मई 2025 को J-10C वॉज नो वेयर क्लोज टू राफेल। एक साल पहले नोवेयर क्लोज क्यों मैं कह रहा हूं कि दुनिया में किसी मुल्क ने इसको चलाया ही नहीं था। ये पहले 20 जहाज थे जो चाइना से हमने लिए थे, कहीं बैटल टेस्टेड नहीं था।
राफेल पिछले 32 तकरीबन 24 सालों से 2001 से उड़ रहा है। सबसे पहले फ्रांस की नेवी ने इंडक्ट किया था। आज तकरीबन 320 के करीब जहाज दुनिया में राफेल उड़ रहे हैं, 320। हमारे जो J-10 थे सिर्फ 20 उड़ रहे थे। हमने उन्हीं की टैक्टिक्स हमने इवॉल्व किए थे, रिवाइज किए थे, इवेल्युएट किए थे, पुट टू टेस्ट किए थे। जबकि राफेल, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में उड़ भी रहा है, बहुत सारे मुल्कों के पास है, तो इसकी रोशनी में राफेल का उस वक्त तक कोई मुकाबला J-10C जहाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक स्यूट बहुत अच्छा है, उसकी वॉरफेयर के जो स्यूट है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग की है, रेडार है, उसका बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है, जो स्टैंड ऑफ उसके वेपन्स हैं, वो कोई कंपैरिजन नहीं था J-10C के। लेकिन जिस तरह एम्प्लॉय किया गया J-10C, असल बात तो वो मैटर करती है। आज भी मैं कहूंगा कि राफेल टेक्निकली सुपीरियर है J-10C से। उसके अंदर चीजें चीजें लगाई हैं, सिवाय PL-15 और जो लॉन्ग रेंज हमारा रेडार है उसके अंदर लगा हुआ। तो लेकिन सिर्फ ये नहीं होता कि उस दिन पायलट हवा में गए, बटन दबाया, 8 जहाज गिर गए, हमारे पायलट आकर लैंड कर गए। ये तो अनफेयर है इन पायलट्स के साथ भी, और उस ट्रेनिंग के साथ भी, और उस लीडरशिप के साथ भी, जिसने जिसने इतना अरसा इन जहाजों को बेसिकली डेवलप करने में, उनकी स्ट्रैटेजी बनाने में और सब कुछ मदद की। तो आई थिंक ये ओवरऑल अनफेयर होगा हम कहें कि बस तुक्का लग गया, लेकिन जो कहना चाहे उसको तो रोके नहीं जा सकता। ये बताएं कि इंडिया ने उसके बाद दोबारा भी राफेल ही खरीदे हैं। एक ख्याल था कि उनके राफेल गिरने के बाद वो F-35 की तरफ जाएंगे और तरफ जाएंगे, वो क्यों राफेल ही 100 और खरीद रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो F-35 बहुत महंगा है, एक महंगा है। दूसरा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अमेरिका नहीं देगा। तीसरा, इंटीग्रेशन उनके लिए उनको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। चौथा, F-35 की सॉटी जो एक मिशन है, तकरीबन इंडियन रुपए में 30 लाख रुपए के करीब एक मिशन है। 1 आवर सॉटी जो उसकी है, तो इमेजिन करें कितना महंगा जहाज है उसको मेंटेन करना भी, और अमेरिका उनको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं देता अभी तक किसी को। ये पहली बात। राफेल के हक में इसलिए है कि अब इंडिया ने बात की है राफेल कंपनी से कि वो पार्शली बिल्ड या मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करेंगे राफेल को। उनकी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है, उसको बहुत बड़ा धचका लगा है तेजास के बाद। तेजास जहाज वही है जो 40 साल से बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ 40 बन सके हैं, उसके अंदर आपने क्रैश भी देख लिए हो गए। तो उसकी इंडस्ट्री को एक बूस्ट चाहिए। तो इंडिया चाहता है कि लोकल जो इनकी इंडस्ट्री है उसको भी पुश मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा, एक क्रेडिबिलिटी जहाज की वजह से उनकी इंडस्ट्री को मिल जाएगी। कल को लॉन्ग टर्म में हो सकता है फ्रांस जो है वो कोलैबोरेशन करके जॉइंट एक्सपोर्ट का वर्जन कोई बना ले। तो आई थिंक इंडिया की वो इंटरेस्ट ज्यादा है। और मैंने अभी भी कहा कि राफेल का ऑन मेरिट ये नहीं, उसकी जहाज के अंदर कोई ऐसी खराबी कि और जहाज ना खरीदे जाए। ये एम्प्लॉयमेंट इस तरीके की अगर रही तो फिर और नहीं खरीदे जाने चाहिए। नहीं तो पर अभी पिछले दिनों इंडिया के फिर क्रैश हुए, इंडियन पायलट्स के तो क्रैश दुनिया में सबसे ज्यादा है। उसकी क्या वजह है कि उनके फाइटर जेट्स क्यों क्रैश हो जाते हैं? देखिए, एक तो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग ओवरऑल है ही उनकी, लेकिन उससे पहले जो बहुत ज्यादा क्रैश होते थे उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट थी। क्योंकि देखिए, इनको टाइमली इंडक्शन नहीं मिली तेजास जहाजों की, जो तकरीबन इनके सैकड़ों जहाज अब तक एयरफोर्स का हिस्सा होने चाहिए थे, वो इनको नहीं मिले। और ये मैं नहीं कह रहा, जनवरी 2025 पिछले साल, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, इंडियन एयर चीफ ने, AP सिंह साहब ने एक पब्लिक सेमिनार में कहा था कि हमने 2016 में 40 तेजास जहाजों को ऑर्डर किया था। 2016 में, 2025 में कहा था, 9 साल हो चुके थे। उन्होंने कहा इसमें मुझे हमें एक भी नहीं मिला जहाज जो है अभी तक। एक जहाज का मतलब यह है कि उनकी उम्मीदों से इतना कम उनका प्रोडक्शन लेवल है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो जिसकी वजह से जाहिर है एक नाकामी भी हुई, तेजास पर उनका एतमाद खराब हुआ, और जहाज खरीदने की उनको। और इससे पहले एक और जहाज उनका फेमस MiG-21 था, जो अभिनंदन वाला जहाज था जिसको हमने तबाह किया था। उसकी हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है, वो मैं क्विकली आपको पेश कर देता हूँ। वो इंडिया ने तकरीबन 850 जहाज लिए अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किए थे। 850 में से उनके ओवर द लास्ट 45-50 ईयर जब उन्होंने ऑपरेट किए सारे, ये तक 52 ईयर्स प्लस हो गए उनके, मेरा ख्याल है, जब से वो उड़ा रहे थे। तो इस दौरान उनके तकरीबन 400 जहाज क्रैश किए हैं 850 में से। उस 400 में से 200 पायलट्स भी अपनी जान से गए थे। उन 200 पायलट्स के अलावा जमीन पर 30 सिविलियन मारे गए थे। तो ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड वही है, और ये वही जहाज है, मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ और आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता हूँ, जिसको फ्लाइंग कॉफिन या विंडो मेकर कहते थे, क्योंकि वो इतना अनसेफ थी। और उसकी वजह भी यही थी कि टाइमली, क्योंकि इनको तेजास जहाज नहीं मिले MiG-21 को रिप्लेस करने में, तो जाहिर है एडहॉक बेसिस पर मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइजेस के साथ वो MiG-21 उड़ाते रहे, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन ओवरऑल ट्रेनिंग भी आई थिंक उनको बहुत फोकस करने की जरूरत है। उनके ये नहीं है कि सिर्फ MiG-21 गिरे हैं, उनके मोस्ट मॉडर्न जहाज भी गिरे हैं, इवन ह्यूमन फैक्ट्री से ही। लेकिन तेजास भी गिरा है, और उसके बाद तेजास इंडिया में भी एक गिरा है, दुबई क्रैश के बाद भी एक इंडिया डैमेज हुआ है जहाज शॉर्ट फाइनल्स में लैंडिंग के बाद। अब आप क्या देखते हैं, दोबारा अगर एयर कॉम्बैट हो तो J-10 और राफेल का अब क्या मुकाबला होगा नेक्स्ट कॉम्बैट में? डिपेंड करेगा मुजम्मिल साहब उन्होंने क्या सीखा।
क्योंकि पब्लिकली तो सीखने की वो बात नहीं कर रही ना इंडियन एयरफोर्स, क्लोज डोर तो हम्म। करती होगी, इन हाउस डीब्रीफ तो होती होगी, अंदर तो उनको पता होगा कौन से फॉल्ट है। तो अपने फॉल्ट अगर उन्होंने रिवाइव किए तो जाहिर है वो कम बैक कर सकती है एयरफोर्स। मैंने तो किसी स्टेज पे, आज पूरे एक साल हो गया, मैंने ये कभी नहीं कहा कि इंडियन एयरफोर्स अनप्रोफेशनल एयरफोर्स है, बहुत कमजोर है, अनाड़ी एयरफोर्स है। ये लफ्ज मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया इंडियन एयरफोर्स। मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है। क्योंकि हम अगर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत कर आएंगे और हम कहेंगे इंडिया ने अपनी नंबर 10 टीम भेजी थी, नंबर 1 नहीं भेजी थी, तो फिर हम अपने आप को भी तो अंडरमाइन कर रहे हैं ना। ये भी हमें हम्म। सोचना चाहिए। उनकी बेस्ट टीम थी, इसमें कोई शक नहीं, राफेल बेस्ट जहाज अभी भी है। SU-30, मिराज 2000, MiG-29, ये वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग, अभी भी उनके अपग्रेडेशन वर्जन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है। देखना ये पड़ेगा कि मुझे ना बताएं और आपको ना इंडियन एयरफोर्स बताए, लेकिन आई एम श्योर अंदर डिलिब्रेशन हुई होगी, डीब्रीफिंग हुई होगी, उन्होंने सोचा होगा कि कैसे रिवाइव करना है। अगर वो रिवाइव करें, टैक्टिक्स इंप्रूव करें, अपने फॉल्ट दूर करें, जंग छेड़ के नहीं। जैसे कि अनिल चौहान साहब ने कहा था सिंगापुर में इंटरव्यू के दौरान कि 6 और 7 तारीख को हमारी गलतियां हुई, हमारे जहाज गिरे, फिर हमने एयरफोर्स ग्राउंड कर दी, फिर हमने रिवाइज किए टैक्टिक्स और 10 तारीख को कम बैक किया। तो मैं एक साल से कह रहा हूं कि ये दुनिया की कौन सी चौथे नंबर की एयरफोर्स है जो जंग पाकिस्तान से छेड़ रही है, और फिर टैक्टिक्स जंग के दौरान आप इंप्रूव करना चाहते हैं। ये टैक्टिक्स मुजम्मिल साहब आपने पीस टाइम में करने होते हैं। 2024 की मैं आपको मिसाल दे देता हूं, पाक फिजाइया के एक ऑपरेशनल बेस पर मुझे इनविटेशन मिली थी, मैं गया था, पूरा दिन गुजारा था। इंडस शील्ड एक्सरसाइज 2024, 26 मुल्क हिस्सा ले रहे थे उसके अंदर, पाक फिजाइया के साथ मुख्तलिफ रीजन के मुल्क। मैंने वहां पर देखा कि पाक फिजाइया 60-70 जहाजों का तो सामना कर रही है प्रैक्टिस में, पीस टाइम में। तो आपको रियल वॉर लाइक सिनेरियो पीस टाइम में डेवलप करनी होती है, ना कि जब जंग छिड़ जाए। पाक फिजाइया जैसी एयरफोर्स को आप इंगेज करें, जो आप अफगानिस्तान टाइम से लेकर आज तक हाईएस्ट अलर्ट या कॉम्बैट रेडीनेस स्टेटस पे रहती है, और फिर आप कहें कि ओहो हमसे गलतियां हो गई, अब ग्राउंड करते हैं, हम टैक्टिक्स सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं और फिर कम बैक करते हैं 10 तारीख को, ये नहीं होता। और ये सबसे बड़ा सबूत यह है कि 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक पूरे 10 दिन इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड रही थी, सिवाय एक जहाज ने 10 तारीख को मिराज 2000 ने टेक ऑफ किया था अपने बेस के ऊपर, अंबाला के ऊपर, वहीं उसने चक्कर लगाया, वहां से एक स्टैंड ऑफ वेपन पाकिस्तान के अंदर गिराया था। दिस इज दी ओनली रिकॉर्डेड फ्लाइट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो पिछले 10 दिनों में उन्होंने उड़े। क्यों नहीं उड़े थे? पाक फिजाइया की तो एवरेज 200 सॉर्टीज उड़ रही थी उस जमाने में। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री जो बनाई है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मैंने पूरी रिसर्च किया है कि कितने जहाज उधर से उड़े थे, कितने हमारे, कितने रोजाना उन 10 दिनों में हमारे उड़ते रहे और उनके कितने उड़ते रहे। तो मैं तो सारा डाटा रिसर्च और वेरीफाइड मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब आप क्या देखते हैं कि अब वो कहते हैं कि हमें J-20 लेना चाहिए, J-35 लेना चाहिए, कि हमें J-10C पे ही रहना चाहिए? देखिए ये तो पाक फिजाइया बेहतर कर सकती है, मेरा तो प्रीव्यू इस तरह नहीं है, क्योंकि जो उड़ाते हैं जहाज ये तो मैंने ऑलमोस्ट करीब से अब देखे हैं जाके इस उम्र में। बट मुझे तो रश्क आता है उन पायलट्स पर, ऑब्वियसली, जो अब उड़ा रहे हैं वो जहाज। क्योंकि हम तो बड़े कन्वेंशनल जहाज उड़ाया करते थे, ये इलेक्ट्रॉनिकली रेडार, वेपन्स, इंटीग्रेशन, इनपुट, इतने लीथल माशाल्लाह कॉम्बिनेशन है। आई विश मैं आजकल एयरफोर्स में होता। तो ये तो डिपेंड करेगा कि पाक फिजाइया की क्या प्रायोरिटीज हैं और उनका अगला जो वॉर प्लान होता है या स्ट्रैटेजी या चैलेंजेस जो लास्ट जंग में इनको आए हैं उससे क्या सीखा इन्होंने, क्या इंप्रूवमेंट और चाहते हैं, कहाँ वैक्यूम लगा होगा उनको। तो आई थिंक वो तो वही जहाज की टाइप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे सादा पूछूं कि क्या वो बेस्ट टैक्टिक था जिससे J-10 ने राफेल को गिराया? राफेल की गलती क्या थी और J-10 का एज क्या था? देखिए जहाज सिर्फ उड़ाना नहीं होता, जहाज को आपने इंटीग्रेट करना होता है। मैं इसको कहता हूं ये ऑर्केस्ट्रेट होती है जंग, म्यूजिक जिस तरह ऑर्केस्ट्रेट होता है, एक रिदम से आउट हो जाए पकड़ा जाता है। तमाम के तमाम वेपन्स, चाहे वो ग्राउंड पर सरफेस टू एयर मिसाइल हो, हवा में उड़ने वाले फाइटर जहाज हों, सैटेलाइट से इनपुट जमीन पर लेने वाले इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडब्ल्यू ऑफिसर्स बैठे हों, साइबर कमांड हो, एयर डिफेंस कंट्रोलर के रडार हों, HQ-9Bs की मिसाइल बैटरीज हों, कोई भी हो, तमाम के तमाम को एक वन किल पिक्चर का जब तक नहीं पता होगा, सादा लफ्जों में नौजवान व्यूअर्स होंगे बहुत सारे आपके, उनको ये बताता चलूं, जैसे फुटबॉल का मैच होता है, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तमाम को पता होता है कि वो पोल है, जब उसके अंदर बॉल गिरेगी तब हम मैच जीतेंगे। जितना मर्जी आप अच्छा खेल लें, आना जाना कर लें, जब तक पोल के अंदर बॉल नहीं फेंकेंगे, दिस इज गोल सेटिंग, दिस इज वन किल पिक्चर। दैट मीन जितने ऑपरेटर होते हैं, जितने जिस मर्जी पोजीशन पर आप हों, जिस मर्जी रोल में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब तक आपको ये क्लियर नहीं है कि गोल किसको कहेंगे, जीतेंगे कब, कैसे, तब तक नहीं होगा। अभी भी मैं कहता हूं राफेल और बाकी जहाज बहुत स्टैंड लोन जबरदस्त जहाज है, लेकिन इंटीग्रेशन की सबसे ज्यादा कमजोरी थी। मल्टी डोमेन ऑपरेशन नहीं किया उन्होंने, जो हमारी एयरफोर्स ने सीख लिया और एम्प्लॉय कर लिया। दुनिया हैरान है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन यही होता है कि आपने मुख्तलिफ डोमेन्स को मर्ज किया, एक दूसरे की वैल्यू ऐड की, एक दूसरे को सप्लीमेंट करने की ट्रेनिंग की, और जब जंग में आप जाते हैं तो आप एक टीम लाइक स्पिरिट देखते हैं।
स्टैंड लोन बहुत जबरदस्त था इंडिया का फ्लीट, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं। लेकिन इंटीग्रेशन उनके अंदर कितनी थी? अपने अपने स्टैंड लोन वेपन्स वो थे। और ज्यादा सादा कर देता हूं, दुनिया के बेस्ट कोई 8-10 आप फुटबॉल प्लेयर पिक कर लें, उनको कहें मैच खेलो फलां टीम के साथ, तो वो दुनिया में स्टैंड लोन बेस्ट प्लेयर होंगे। आपस में कितना कोऑर्डिनेशन होगा उस फुटबॉल मैच के दौरान, वो मैटर करेगा कि टीम जीतेगी कि हारेगी। तो स्टैंड लोन जहाजों को इंडक्ट करना बहादुरी नहीं होता। इंडिया ने अब रियलाइज किया होगा कि पाक फिजाइया ने किस तरह उनको आउटबीट और आउटस्मार्ट किया है, थ्रू इंटीग्रेशन, मल्टी डोमेन ऑपरेशन और कंप्लीट वॉर को ऑर्केस्ट्रेट करके। अब आप ये समझते हैं कि जो डेटरेंस हमने क्रिएट किया पिछले साल एयर कॉम्बैट में, वो डेटरेंस अभी कायम है और अभी इंडिया उस हमारे उस खौफ से बाहर नहीं निकला है? देखिए, उस खौफ से बाहर निकले या ना निकले, लेकिन हम उस पर डिपेंड नहीं करते उस खौफ के ऊपर। ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हम कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं एवरी डे बेसिस पे। हम एक लेगेसी को वैल्यू ऐड करके फ्यूचर में अप्लाई नहीं करते कि दुनिया को हमें जानना चाहिए कि हम मई 2025 में जीते थे, दुनिया को पता होना चाहिए हमने क्या किया था। हमने किया। मैं बाद में भी साइबर कमांड में गया था, मैं बाद में भी ऑपरेशन रूम में गया हूं वॉर खत्म होने के बाद, रिसेंटली भी मैं गया था। जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो बहुत कम पिछली जंग की बात करते हैं मुजम्मिल साहब। वो कहते हैं सर हम तो अगली तैयारी कर रहे हैं, आप और मीडिया पिछली बात कर रहे हैं, हम तो अगले सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है। दिस इज द वे। आप ये नहीं कर सकते कि लेगेसी पे लिव ऑन करें। तो एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट। जो आज पाक फिजाइया कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, डजन्स ऑफ, मेनी ऑफ देम, जो कुछ शेयर किए जा सकते हैं, कुछ शेयर भी नहीं किए जा सकते, वो लगे हुए हैं ओवरकम करने के लिए उन डेफिशिएंसीज जहां जहां पीएफ को लगा होगा प्लग करने की जरूरत है। तो आई थिंक पिछली लेगेसी का तो ना पीएफ सोच रही है, और ना मुझे कभी महसूस हुआ थ्रू आउट जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूं उनसे कि वो पिछली लेगेसी पे लिव ऑन करना चाहते हैं। वो तो अगली एक नए रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं। इंडिया को मेरी यही वो ही नसीहत होगी या एडवाइस होगी कि एवरी डे यू हैव टू बीट द पास्ट। अगर आप लिव ऑन करें कि पहले पहले हमने क्या किया था, तो वो तो उनकी अपनी चॉइस है। साइबर वॉरफेयर की आपने बात की, ये भी बात आई थी कि हमने राफेल जैम कर दिए थे, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया था हमारे साइबर विंग ने, जिसके बाद वो ब्लाइंड हो गए थे और उनको कुछ उनके ना आपस में बातचीत हो पा रही थी, वो अंधे हो गए थे जहाज। ये क्या था हमारा साइबर अटैक उनकी राफेल पे? देखिए, राफेल के सिर्फ खिलाफ नहीं था। साइबर कमांड इलेक्ट्रॉनिक ईडब्ल्यू का एक बहुत बड़ा सेटअप है जो पाक फिजाइया ने इनोवेटिव तरीके से सेटअप किया है। जंग से पहले भी मुझे पता लगा था, बाद में मैंने कंफर्म किया था, तमाम का तमाम मेड इन पाकिस्तान है। क्योंकि जब मैं विजिट किया तो मैंने उनके हेड से जंग से पहले पूछा था कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, ये तो सॉफ्टवेयर होंगे, इसके तो हार्डवेयर होंगी, इसके तो कंपोनेंट्स होंगे, इसके तो कोड होंगे, कोई सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस कोड होंगे। तो ये अगर बाहर से कोई आपको ना दे, तो उसने कहा था सर जो आप इतने बड़े छतों के नीचे देख रहे हैं, ऑल इज मेड इन पाकिस्तान। तो ये मैं साइबर कमांड वो है जिसने जाहिर है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिग्नल जैम किए, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर दी। सिर्फ राफेल की नहीं, ओवरऑल कैपेसिटी है उनकी। उन्होंने 70% नॉर्दर्न इंडिया में बिजली चली गई थी, ग्रिड स्टेशन जैम कर दिए थे, वेबसाइट्स हैक कर ली थी, डाटा डिलीट कर दिया था, ट्रेनों का सिस्टम बैठ गया था, फ्यूल सप्लाई रुक गई थी, पानी का सिस्टम चोक कर दिया था। तो ये सब का सब यहाँ बैठे वॉरियर्स ने किया था, फिजिकली वहां नहीं गए थे। ये सब कुछ आपको पीस टाइम में करना पड़ता है, जो मैं पहले गुजारिश की कि आप जंग में टैक्टिक्स इंप्रूव नहीं करते, जंग से पहले सब कुछ कर चुके थे। जंग जो सिर्फ होती है वो एग्जीबिशन होती है आपकी। और ये जो हमने राफेल गिराए, उसके उसमें आप समझते हैं PL-15 का ज्यादा असर था? कहते हैं हमारे पास जो PL-15 था उसकी रेंज डिस्क्राइब्ड रेंज से ज्यादा थी, हमारे पास कोई एक्सपोर्ट वर्जन था जो उस रेंज से ज्यादा हिट कर रहा था, इसलिए उनका अंदाजा था शायद हमें ये PL-15 हिट नहीं करेगा और उसने हिट कर दिया। नहीं नहीं, मतलब फिर इस तरह नहीं होता। फिर तो उधर से 10 जहाज भेजते, 10 हमारे भेजते, हम 10 के 10 पहले फायर करते, हमारे अच्छे मिसाइल थे, 10 के 10 वो गिर जाते हैं, हम वापस आके लैंड कर जाते हैं। तो इतना आसान नहीं होता। मैं इसलिए लाइटर बात कर रहा हूँ कि आपके व्यूअर्स इतनी बात सीरियस ना लें जिस तरह आप कर रहे हैं। वो कर आप सीरियस लेने को इतनी सीरियस है नहीं। इस तरह नहीं होता कि आपके पास PL-15 आ गया तो और हमने रेंज छुपा के रख ली। वहां 1 घंटा फिर क्या कर रहे थे सारे जहाज 125? कंटेस्ट कर रहे थे ना, मनूवरिंग कर रहे थे, प्लेसिंग करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, अपने आप को डिसीव कर रहे थे, दुश्मन से अपने आप को बचा रहे थे और मैक्सिमम उनको एक्सपोज कर रहे थे, इंटीग्रेट करके अपडेट करते थे, उनको रीलॉक करते थे, लॉक ब्रेक हो जाते थे रेडार के, फिर लॉक करके मनूवर करते थे, फिर पता लगता था दुश्मन ने आपको जहाज को लॉक किया हुआ है, थ्रेट आप खुद बन गए हैं, तो फिर अपने आप को बचाते थे। ये 1 घंटा चल रहा था ना। अगर PL-15 सिर्फ रेंज 50 किलोमीटर प्लस थी, तो जैसे बटन दबाने चाहिए थे, फिर 8 जाके गिर जाते, 20 बटन दबाते तो 20 गिर जाते। तो इस तरह कोई वीडियो गेम की तरह नहीं थी। लग ऐसा रहा है क्योंकि रात को 12:30 बजे 125 जहाज उड़ रहे हैं, तो वो जाहिर है लगता है ऐसे कि इतना ही आसान होगा। बल्कि किसी ने कहा उस दिन शायद
लक अच्छी होगी। अल्लाह ताला तो हमारे साथ था ही, उस फैक्टर को तो मैं काउंट आउट कर ही नहीं सकता। लेकिन ट्रेनिंग बड़ी होती है आपके, जो आपने रियल नियर वॉर लाइक सिनेरियो ट्रेन करना होता है, वो इंडिया ने मिसिंग किया था। जो पहले सवाल आपने पूछा था वो यहाँ भी फिट होता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि सिर्फ उस दिन दिन अच्छा था, पायलटों की किस्मत अच्छी थी, बस बटन दबाया जाके लग गए, या PL-15 सिर्फ इतना अच्छा था उसने आउटबीट कर दिया। आउटबीट आपको कराना पड़ता है, पीछे उसके बहुत महारत होती है, स्किल होती है, लीडरशिप की पैशन होती है। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होती है। अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि हमने S-400 भी हिट की बैटरी, और कुछ लोगों का ख्याल है कि S-400 को हिट ही नहीं किया जा सकता, वो तो खुद एंटी एयर है, उससे तो खुद मिसाइल ट्रैक करके फौरन निकल जाता है। इट्स द बेस्ट एंटी एयर जो है सिस्टम है डेटरेंस का। तो S-400 को कैसे हिट किया हम? नहीं, ये तो मैं आपको अश्योरेंस दे देता हूँ। इंडियन हो सकता है सोचते हो कि हिट ही नहीं किया, लेकिन आपको मैं अश्योर करा सकता हूँ कि हिट दो जगह हुआ था। एक भुज के पास कराची के ऑपोजिट इंडियन एयर बेस है, वहां हमने एक हिट किया था। एक आदमपुर है जो सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान का जो है, उसके ऑपोजिट एक बेस है, वहां पे हमने 2 दफा हिट किया था उसको जाके। और JF-17 थंडर ने हिट किया था, और जाके यही हमने मैसेज देना था कि आपका पूरा एयर स्पेस एक्सपोज कर दिया हमने, अब आप ओपन है हमारे लिए, हम आपको देख सकते हैं, आप हमें नहीं देख सकेंगे। और वो बहुत ही खतरनाक सुइसाइडल मिशन था, मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी मैंने कहा। कुछ इंडिया ने ब्रह्मोस भी यूज किए जो हमारे जो एयर स्ट्रिप्स पे मारे और हमारे रनवेज वो कहते हैं उन्होंने ब्रेक किए। क्या वो उसको आप कैसे देखते हैं आगे ब्रह्मोस को हमारे लिए थ्रेट के तौर पे? ब्राह्मोस बहुत पोटेंट मिसाइल है, उन्होंने बेसिस पर फायर किए थे, नूर खान भी, रफीकी भी और सरगोदा बेस पर भी, लेकिन चंद घंटों में हमने ना सिर्फ रिकवर कर लिए थे। ब्राह्मोस का ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं बता नहीं सकता अभी क्या हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी, आइंदा इस तरह नहीं आएंगे। आइंदा इस तरह नहीं आएंगे। तो बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ बात करने का। आपसे बाकी बात थैंक यू दोबारा सो करेंगे। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच।